अब मैं आप लोगों के लिए मैंने ये एक रिएक्शन लिखा है, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये कैपिटल ए और कैपिटल बी जो हैं ये हमारे पास जो हैं रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, और इसके अंदर मैंने ये डबल एरो यूज़ की है। ये डबल एरो जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है, यानी कि मैं एक जनरल रिएक्शन आपके पास मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, और ये जो जनरल रिएक्शन है इसकी बुक पेज नंबर 7 पे इसकी डेरिवेशन है। दो रिएक्शंस हैं, एक के साथ नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ किया हुआ, दूसरे के साथ नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ नहीं किया हुआ। तो जो नंबर ऑफ मोल्स को या जहाँ पे एक्टिव सब्सटेंसेस को या एक्टिव मैसेस को सॉरी जहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो मैं रिएक्शन पे आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि दूसरा रिएक्शन सिंपल है, उसके साथ कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो ये अगर आपको समझ आ जाता है तो वो आप इजीली खुद कर सकेंगे, या अगर फिर भी आप लोगों को मुश्किल हुई या किसी को ना समझ आई तो आप मुझे इनबॉक्स में या मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। तो फिर मैं आप लोगों को आपके लिए वो रिएक्शन भी एक्सप्लेन कर दूंगी, एंड आई होप कि जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो फिर आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसमें ये जो आपको स्मॉल ए नज़र आ रहा है, ये स्मॉल ए जो है ये क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड, इनको हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने टर्म क्या यूज़ की थी? एक्टिव मैथ, जो कि मैंने आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट करवाया तो उसमें मैंने एक्टिव मैथ की एक्सप्लेनेशन की थी कि एक्टिव मैथ्स क्या होता है, कि जितना मैथ्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी चीज़ का, उसको हम एक्टिव मैथ्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल ए है, क्योंकि ये जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन का मतलब है कि कोई हमारे पास एक्चुअल रिएक्शन नहीं है, इसमें जस्ट हमने एक एज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास स्मॉल कैपिटल ए जो है वो एक रिएक्टेंट है, और केमिकल सॉरी और कैपिटल बी भी एक हमारे पास रिएक्टेंट है, और ये रिएक्ट करके कंबाइन करके हमें जो है वो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जो कि कैपिटल सी है और कैपिटल डी है, और इनके साथ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी ये सारे हमारे पास क्या हैं? नंबर ऑफ मोल्स हैं। क्या हम इनके लिए इस लॉ के अंदर जो टर्म इस्तेमाल की गई है वो है एक्टिव मैथ्स, वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर हमने क्या करना है? अप्लाई करना है, और अप्लाई क्या करना है? लॉ ऑफ मैथ एक्शन इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो ये इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन इसके ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको पता हो कि ये जो रिएक्शन है वो क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इस डबल एरो से, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब सबसे पहले, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें दोनों रिएक्शंस होंगे, और वो दो रिएक्शन कौन से हैं कि इसमें हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और इसमें हमारे पास रिवर्स रिएक्शन भी होगा। क्योंकि हमने इसके ऊपर लॉ ऑफ मैथ एक्शन अप्लाई करना है, इसलिए मैं इसका पहले फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूंगी। इसका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? ये कैपिटल ए और इसके साथ इसके नंबर ऑफ मोल्स प्लस कैपिटल बी और इसके नंबर ऑफ मोल्स। और फॉरवर्ड रिएक्शन क्योंकि सिर्फ एक रिएक्शन है इसलिए मैं इसके लिए सिंगल एरो यूज़ करूँगी, और इसके साथ इसके प्रोडक्ट्स लिखूँगी। कैपिटल सी स्मॉल, साथ इसके मैं स्मॉल सी भी लिखूँगी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को आपने साथ ही लिखना है। फिर कैपिटल डी और साथ इसके नंबर ऑफ मोल्स जो कि क्या है? स्मॉल डी। अब मैं लिखूँगी बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मैथ एक्शन, क्योंकि हमने इस रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मैथ एक्शन को अप्लाई करना है। तो बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मैथ एक्शन, लॉ ऑफ मैथ एक्शन अब क्या कहता है? लॉ ऑफ मैथ एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एक्टिव मैसेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि रिएक्शन कौन सा? फॉरवर्ड है, इसलिए हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, या हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन। एक्टिव मास का मतलब क्या है? मैं लिख देती हूँ। पहले भी मैं इसको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो उसके लिए आसान लफ्ज़ों में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट। तो ये आपके पास क्या है? रेट। और बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मैथ एक्शन हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें हमने सबसे पहले उसका फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा,
फिर हमने उसके ऊपर क्या करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करना है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके एक्टिव मास अब इसका कौन सा है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की जो कंसंट्रेशन है। एक्टिव मास हमारे पास वो होती है जो कि जो सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं उनकी अमाउंट। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट या क्वांटिटी उसकी। तो ये जो रिएक्शन है इसमें हमारे पास जो एक्टिव मासेस हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के वो ये हैं, ये दीज आर द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये क्या हैं, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं। तो हम लिखेंगे फिर हम लिखेंगे जी रेट के लिए कैपिटल आर लिख लेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैं लिख रही हूँ स्मॉल आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था कि जब हम एक्टिव मास लिखते हैं तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं और उसके जो मोल्स हैं साथ वो हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। इसी तरह से कैपिटल बी और इसका भी हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके मोल्स को हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का हमने लिखा कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। तो एक्टिव मास में हमारे पास जो है वो क्या था, एक्टिव मास में हमने कैपिटल ए और कैपिटल बी को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा और उनके मोल्स को हमने ऊपर उसके स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिख दिया। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है, इस साइन को हम रिमूव करेंगे और रिमूव करने के लिए हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे फिर आर एफ, इसको साइन को रिमूव करके हम लिख देंगे कोफिशिएंट प्रोपोर्शनैलिटी, कोफिशिएंट लिखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखेंगे जो कि के एफ है फॉरवर्ड रिएक्शन का। इसको रिमूव करके हमने ये लिखा, बाकी उसी तरह से हम लिखा रहने देंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये हमारे पास क्या होगी, एक फर्स्ट रिएक्शन हो गया। उसके बाद पहले हमने फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा ये, अब हम क्या लिखेंगे, रिवर्स रिएक्शन। अब हम क्या लिखेंगे इसका, इसी जो मैंने ऊपर जनरल रिएक्शन लिखा है उसका रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे। तो रिवर्स रिएक्शन इसका कौन सा होगा, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है, इस साइड से, ये यहाँ से हमारा ये रिवर्स रिएक्शन होगा। इसी तरह से हम लिखेंगे कैपिटल सी कैपिटल डी और साथ इनके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, साथ हम सिंगल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, फिर स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी। ठीक है, अब इसके ऊपर हम सेकंड स्टेटमेंट, अब इसकी इस रिवर्स सेक्शन के ऊपर भी हमने क्या करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जब हमने इसके ऊपर अप्लाई किया तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन is directly proportional to एक्टिव मास। अब एक्टिव मास का आपको मतलब पता होगा कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन, यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन के रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ये हैं सी और डी। तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए आर लिख लें, यहाँ पे स्मॉल आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल सी, एक्टिव मास रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर ब्रैकेट से, मोल्स इसके सी ऊपर लिखेंगे हम। इसी तरह से हमारे पास है एक्टिव मास डी, ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है जिनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से लिखा और इनके जो मोल्स हैं वो हम ऊपर लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर। तो अब हम ये जो साइन है इसको रिमूव करेंगे, इस साइन को रिमूव करने के लिए हम लिखेंगे के एफ और सॉरी के एफ नहीं लिखेंगे, के एफ हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखा था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, रिवर्स के लिए हम के आर लिख देंगे। ठीक है, आगे हम लिखेंगे वही चीज़ जो ऊपर हमने लिखी हुई है, एक्टिव मासेस को विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट्स और इनके नंबर ऑफ मोल्स हम ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन गया, एक सेकेंड हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो अब आप लोगों को पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और जिसमें रिवर्स रिएक्शन भी होता है। अब इनकी आप लोगों को मैं पहले भी ये काफ़ी डिटेल से ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसकी स्टार्ट में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसके पास जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो ना होने के बराबर होता है। लेकिन जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ द टाइम रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रिएक्ट करके कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो फिर प्रोडक्ट्स जब ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं तो वो
हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस बन जाते हैं, तो वो फिर वहाँ पे रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है और फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि रिएक्शन कंटिन्यू रहता है, तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं, उनकी स्पीड बराबर हो जाती है। तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो पहले हमने फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा, फिर हमने रिवर्स रिएक्शन लिखा, अब हम थर्ड हम चीज़ इसमें लिखेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। थर्ड क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of reverse reaction. Rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट हमने बता दी कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो हमने ये जो इक्वेशंस ड्राइव की हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की, दिस वन, और रिवर्स रिएक्शन की ये वाली, इन दोनों को यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम स्टेट के नीचे लिखेंगे। तो आर एफ, आई होप आप लोगों को इस तरह से समझ आ रही होगी, क्योंकि अगर सिर्फ मैं बोल के आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो वो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा और मेरा भी उस तरह से सिर्फ बोलना फजूल जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हम लिखते हैं के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी। यहाँ पे आर एफ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। हमने इनकी जो इक्वेशंस ड्राइव की है हमने वो लिख दी। तो यहाँ तक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब क्योंकि आगे मैं इसको क्या करूँगी कि नेक्स्ट जो होगा आगे वो क्या होगा कि अब आप लोगों को पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट की मैं बात कर रही हूँ, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे, फिर हम इनको ये जो मैंने लिखा कि F बाई के आर ये आगे लिखेंगे, फिर हम कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D इनके मोल्स उसी तरह से ऊपर लिखने हैं, फिर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B और इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं स्मॉल a स्मॉल b ये आप लोगों ने साथ लिखने हैं। अब यहाँ पे ये जो कि F बाय के आर है ये इक्वल होता है के सी, और के सी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है या जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होंगे, उनके लिए हम क्या कहेंगे, इक्वल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हम उसके लिए यूज़ करेंगे के एफ बाई के आर के लिए, जो कि क्या है के सी, ठीक है। फिर के एफ बाई के आर क्योंकि के सी के इक्वल है, इसलिए हम ऊपर ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है इसकी जगह के एफ बाई के आर की जगह मैं लिख सकती हूँ के सी इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ सी कंसनट्रेशन ऑफ डी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये आपके पास क्या होगी, डेरिवेशन होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर अ जनरल रिएक्शन। अब बुक में आपके पास आई होप बाकी मैं जो है वो आप लोगों को बाद में बता देती हूँ। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।